अस्सलामुअलैकुम। हदीका और जवाद की शादी की तकरीब थी। उस रोज़ अल्पा खूब बनी सवरी थी। उसे इस तकरीब में शरीक होना था। वो मुद्दतों बाद ऐसी तकरीब में इसलिए जा रही थी कि वहाँ पारस भी आने वाला था। वो इस तरह बन सवर कर जाना चाहती थी कि दुल्हन न लगे, मगर दुल्हन से ज़्यादा खूबसूरत लगे। पारस उसे देखे तो फिर एक बार सारी दुनिया को भूल जाए। उसके अंदर यह इज़्तिराब था कि वो पारस को किस तरह मुतासिर करेगी। उसने गुलाब के फूलों से मुअत्तर किए हुए पानी से गुसल किया था। एक बहुत ही माहिर ब्यूटिशियन से अपने चेहरे को निखारा था। हेयर ड्रेसर ने उसकी जुल्फ़ें संवारी थीं। ड्रेस मेकर ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब लिबास तैयार किया था। जब उसने पूरी तरह बन सवर कर नए लिबास में खुद को देखा तो वक्त पीछे चला गया और वह एक नौखेज़ दोशीज़ा बन गई। उसने जवाब से कहा था, मैं कभी किसी की तकरीब में नहीं जाती, मगर तुम्हारी शादी में पारस से मिलने की खातिर आऊँगी। जब जवाद को ये मालूम हुआ कि पारस उससे नाराज़ है, तो उसने वादा किया कि वो उसे मनाएगा, उसकी नाराज़गी दूर करेगा और उसे अल्पा से फिर एक बार दोस्ती करने पर माल करेगा। अल्पा को उम्मीद थी कि पारस उसकी बात मान लेगा। वो किसी तरह एक बार सामने आएगा तो वो खुद उसके कदमों में गिरकर उसे मना लेगी। इसी उम्मीद पर वह खूब बन संवर कर इस तकरीब में आई थी। उसने अपनी आमद को राज में रखा। ये सिर्फ जवाद और पारस जानते थे कि वो यहाँ आ रही है। राजदारी लाजमी थी, क्योंकि अल्पा के बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन थे। वो उसे पहचानते ही गोली मार सकते थे। उसने जवाद के दिमाग में पहुंचकर कहा, हेलो जवाद, मैं आ गई हूँ, लेकिन तुम मुझे चेहरे से नहीं पहचान सकोगे। तुमने अस्पताल में मुझे देखा था। मैंने अस्पताल से निकलने के बाद अपने चेहरे को तब्दील किया है। मैडम आप आई हैं, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन आप मेरे पास नहीं आएंगी, मुझे और हदीका को मुबारकबाद नहीं देंगी, तो हम मियाँ बीवी की खुशियाँ अधूरी रह जाएंगी। मैं तुमसे और हदीका से तन्हाई में ज़रूर मिलूंगी, लेकिन अपना वादा याद रखो। पारस को राज़ी कर लो। उससे मुलाकात करने के लिए बेचैन हो रही हूँ। इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। जवाद ने कहा, मैडम मुझे अपना वादा याद है। पारस ने अभी सोच के जरिए कहा था कि वो यहाँ पहुँचने ही वाला है। यहाँ सभी लोग मुझे शादी की मुबारकबाद के साथ तोहफे दे रहे हैं। मैंने पारस से कहा है कि मैं उसे अपनी पसंद का तोहफा लूँगा और तोहफे के तौर पर मैडम अल्पा से उसकी दोस्ती चाहूँगा। वो खुश होकर बोली, जवाद तुमने मुझे खुश कर दिया। तुमने मौके से फ़ायदा उठाकर ऐसा तोहफा मांगा है कि वो ना चाहते हुए भी इनकार नहीं करेगा। जवाद के अंदर पारस की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, बेशक मैं जवाद के मुतालबे से इनकार नहीं करूँगा। भीमा के नाबूद होने के बाद जवाद को एक नई ज़िंदगी मिली है और अब इज़दवाजी मुसर्रतें मिलने वाली हैं। मैं इतनी मुसर्रतों के हजूम में इसे मायूस नहीं करूँगा, लेकिन एक शर्त है। एल्पा ने कहा, ओ नो पारस, प्लीज़ कोई शर्त पेश ना करो। तुम कोई रुकावट पैदा करोगे। जब मैंने जवाद से वादा किया है तो एक तोहफे की तरह यहाँ हाजिर हो गया हूँ। तुम मेरे लिए बेचैन हो, मुझे यहाँ ढूंढ लो, पहचान लो, तो हम खुद ही रूबरू हो जाएंगे। जवाद ने कहा, मैडम ये कोई बड़ी शर्त नहीं है। आप बरसों पारस के साथ रही हैं। आप कद, जसामत और उसकी चाल ढाल से उसे पहचान सकती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना पड़ती है। आपके जज्बे सच्चे हैं तो आप ढूंढ लेंगी। वो बोली, अच्छी बात है पारस, क्या तुम यहाँ आ चुके हो? मैं आ चुका हूँ। यहाँ तकरीबन 2000 जवान और बूढ़े मर्द हैं। मैं रात 11 बजे तक यहाँ रहूँगा, मेरे पास चली आओ। जवाद ने हंसते हुए कहा, मेरी शादी में आंख मचोली खेली जा रही है। खेल का अंजाम दिलचस्प होगा। एल्पा जवाद के दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हो गई और हाजिर दिमागी से एक एक मेहमान को तवज्जो से देखने लगी। शादी में मेहमान बहुत ज़्यादा थे। इस वक्त रात के 8 बजे थे। पारस वहाँ 11 बजे तक रहने वाला था। इन 3 घंटों में उस चोर को पकड़ लेना था। उसने अपनी टेलीपैथी जानने वाली ज़हीन मातियत कोरोना को वहाँ बुलाया था। एल्पा ने कोरोना को पारस के कद्दो कामत के अलावा उसके तौर तरीके बताए थे। कोरोना ने कहा था कि सिर्फ कद से पहचाना जा सकता है, क्योंकि मेकअप और गेटअप के जरिए चेहरा बदल जाता है और भारी लिबास के जरिए जिसम कुछ फरबा सा लगता है। लबो लहजा भी बदल जाता है, लेकिन तकरीब में एक ही कद के कई लोग हो सकते हैं। हम कद लोग 10-20 ही होंगे। एल्पा ने कहा, तुम्हारा हिसाब दुरुस्त है। हम हज़ारों में नहीं, सिर्फ 10-20 में उसे ढूंढेंगे। सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि ऊंची एड़ी के जूतों से और सर पर मखसूस ऊंची विक के जरिए अपना कद बुलंद किया जा सकता है। कोरोना भी उसे तलाश कर रही थी। पारस ने उसे मुखातिब किया कि अपने किसी महबूब को ढूंढ रही हो। उसने चौंक कर सांस रोक ली, फिर सांस लेने लगी। पारस ने कहा, मरते वक्त सांस रुकती है, भरी जवानी में सांस रोक कर क्यों मरना चाहती हो? वो हैरानी से बोली, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हूँ। ताज्जुब है, तुम्हें महसूस नहीं कर रही हूँ। तुम मुखातिब करते हो तो पता चलता है कि मेरे अंदर हो। तुम कौन हो? वही हूँ जिसे ढूंढ रही हो। क्या सच कह रहे हो? मैडम को जिसकी तलाश है तुम वही हो। उन्होंने ये नहीं बताया था कि तुम टेलीपैथी जानते हो। प्लीज़ बताओ, वो तुम्हें क्यों ढूंढ रही हैं? तुम उसकी मामूल हो। मैं अपने बारे में जो कुछ बताऊंगा, एल्पा वो सब कुछ तुम्हारे अंदर आकर पढ़ लेगी, लिहाजा ये ना पूछो तो बेहतर है। वो बड़ी अदा से बोली, तुम मुझे टाल रहे हो। मेरा दावा है कि मुझे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। यूं टालना भूल जाओगे। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते?
वो बड़ी लगावट से बोल रही थी, बिल्कुल फांसने का अंदाज था। वो पारस और पोरस के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ये नहीं जानती थी कि घाट घाट का पानी पीने वाले को फांसने की कोशिश कर रही है। पारस ने कहा, हम दोस्त बन सकती हैं, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मगर मैं फिर वही बात कहूँगा, एल्पा से हमारी दोस्ती छुपी नहीं रहेगी। वो तो तुम्हारे दिमाग में घुसकर सब कुछ मालूम कर लेगी। मालूम करने दो, ये मेरा ज़ाती मामला है, वो एतराज़ नहीं करेगी। तुम एतराज़ की बात करती हो, वो तो तुम्हें गोली मार देगी। तुम उसके दुश्मन से दोस्ती करोगी तो क्या वो खुश होकर तुम्हें फूलों का हार पहनाएगी? वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ तलाश कर रही है। तुम उसके दुश्मन हो या वो तुम्हारी दुश्मन है? नाक दाएं हाथ से पकड़ो या बाएं हाथ से, वो नाक रहेगी। दुश्मनी नफरत से करो या मोहब्बत से, वो दुश्मनी कहलाएगी। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि वो दुश्मनी कर रही है, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तलाश कर रही है। दुश्मनी की वजह क्या है? बहुत लंबी वजह है, बहुत ही पेचीदा और दुख भरी दास्तान है। सुनोगी तो कलेजा मुंह को आएगा। उसे मुंह तक ना आने दो, अपनी जगह रहने दो। मैं कहाँ तक सुनाऊंगा? तुम कहाँ तक सुनोगी? मैं सुनूंगी। अभी कहीं तन्हाई में मिलूंगी। प्लीज़ इस हजूम से कहीं बाहर मिलो। एल्पा को मालूम हो जाएगा कि हम कहाँ मिल रहे हैं। मैं उसे कह दूंगी कि तुम्हें ट्रैप करने के लिए तन्हाई में मुलाकात की थी। वो मेरी दास्तान गम सुनने की इजाज़त नहीं देगी। जो कहूँगा उसे झूठ कह देगी। फिर वह तुम्हारे दिमाग से हमारे मिलने की जगह मालूम करेगी और वहाँ पहुँच शायद मुझे गोली मार दे। आज ना सही कल मिल सकती हैं। मैं तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वाले को दोस्त बनाना चाहती हूँ। जब एल्पा सो रही हो तब मिल सकती हो, ऐसे वक्त वो अपने आप से भी बेखबर होगी। ये अच्छा आइडिया है। इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। पता नहीं आज रात वो कब सोएगी। वो जब भी सोएगी दूसरी सुबह उठेगी और जब भी तुम्हारे दिमाग में आएगी तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़कर मालूम कर लेगी कि तुमने उसके दुश्मन से मुलाकात की थी। कि अपने चोर ख्यालात उससे छुपा सकोगी? वो सोच में पड़ गई। पारस ने बहुत पहले एल्पा के ख्यालात पढ़कर कोरोना के बारे में बहुत कुछ मालूम किया था। वह बहुत चालाक थी। यूं नादान बनकर गुफ्तगू करती थी जैसे बहुत भोली हो, कुछ नहीं जानती हो। पारस भी उससे गुफ्तगू करते वक्त समझ रहा था कि वो जानबूझकर नादान और ना तजुर्बेकार दोशीज़ा बन रही थी और अपने चोर ख्यालात को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कोरोना के चोर ख्यालात ये थे कि वल्प और पारस के दरीना रिश्ते के बारे में बहुत कुछ जानती थी। टेलीपैथी की दुनिया में सभी उनकी नफरत और मोहब्बत के किस्से जानते थे। वो भी समझ गई थी कि खुद को अल्पा का दुश्मन कहने वाला पारस ही है। वो अनजान बनकर उससे गुफ्तगू करती रही। उसके ज़हन में ये बात समाई हुई थी कि उसे टेलीपैथी की दुनिया में बहुत ऊंचा और बहुत नुमाया मुकाम हासिल करना है। एक नुमाया मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। एल्पा जब भी दुश्वार हालात से गुजरती रही और जान की बाजी लगाती रही, पारस ऐसे हालात में उसकी मुश्किलें आसान करता रहा। कोरोना भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा साथी चाहती थी और ऐसे मामलात में पारस से बेहतर साथी कोई हो नहीं सकता था। इसलिए वो खुद को अनजान और नादान लड़की जाहिर करके पारस से मुलाकात करना चाहती थी। उधर एल्पा मेहमानों के हजूम में ऐसे लोगों को तवज्जो से देख रही थी जो 6 फुट के कद्यावर जवान थे और बूढ़े भी थे। वो किसी न किसी बहाने उनसे गुफ्तगू करती रही, उनके दिमागों में जाती रही, लेकिन पारस का सुराग नहीं मिल रहा था। वो परेशान होकर बोली, हाय पारस, तुम कहाँ हो? इस तकरीब में नहीं हो? अगर होते तो मैं 6 फुट के कद्यावर लोगों में तुम्हें पहचान लेती। वो बोला, तुम शायद यकीन ना करो, मैंने अपना कद तब्दील कर लिया है, मुझे पहचान नहीं सकोगी। ऐसी नामुमकिन और मज़गा खेज बात ना कहो। फेस बदलने के लिए सब कुछ किया जा सकता है, अपना कद तब्दील नहीं किया जा सकता। मैंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, अपने कद को 6 इंच कम कर दिया है। आज मैं 5.5 फुट का हूँ और इस तकरीब में मौजूद हूँ। यकीन ना हो तो जवाद से पूछ लो। उसे यकीन नहीं आ रहा था। दूर एक फवारे के पास जवाद चंद मेहमानों से गुफ्तगू कर रहा था। वो तेज़ी से चलती हुई उसके पास आई, फिर बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने मेहमानों से माजरत चाही, फिर उसके साथ एक तरफ चलते हुए बोला, फरमाइए। वो बोली, मेरा नाम सुनकर ना झोंकना, ना हैरानी जाहिर करना, वरना अनजाने दुश्मन मुझे पहचान लेंगे। वो खुश होकर बोला, मैडम, मैंने आपको पहचान लिया है, नाम नहीं लूँगा। इतनी देर से सोच रहा था आप आई हुई हैं और मैंने आपका इस्तकबाल नहीं किया है, आपकी खातिर मदारात नहीं की है। खातिर मदारात क्या करोगे? यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे रिश्तेदार बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा है, खेल तमाशे हो रहे हैं। मैंने सोचा था पहले पारस को तलाश करूंगी, फिर तुमसे मुलाकात करूंगी, मगर वो बहुत चालाक है, मुझे भटका रहा है। ऐसी नामुमकिन बात कह रहा है जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। क्या कोई कद घटा सकता है? मैडम, मैं भी इसी बात पर हैरान हूँ, सोच रहा था आप मेरे दिमाग में आएंगी तो ये नाकाबिल यकीन बात आपको बताऊंगा। 20 मिनट पहले मिस्टर पारस मेरे पास आए थे, बड़ी देर तक मुझसे गुफ्तगू की। मैं हैरान होता रहा। वो पहले की तरह कद्यावर नहीं रहे हैं, अक्ल तस्लीम नहीं कर रही है। इंसान की उम्र घटती है, कद कभी नहीं घटता, मगर वो घट गए हैं। मिस्टर जवाद, तुम पारस की चालबाजी नहीं समझ रहे हो। उसने 5.5 फुट के किसी जवान को हैप्नाटाइज करके उसे पारस बना दिया है। वो बेचारा यहाँ आकर उसकी तरह बोल रहा होगा, हर पहलू से खुद को पारस जाहिर कर रहा होगा। मैं मिस्टर पारस से
पहले भी एक होटल में मुलाकात कर चुका हूँ, उन्हें पहचानता हूँ। अभी मैंने धोखा नहीं खाया है। आप शायद नहीं जानते, वो ज़बरदस्त बहरूपिया है, चेहरे बदलने का माहिर है। उसने किसी के चेहरे पर अपना चेहरा बनाया है। ये तो आप जानती है कि मेरी इस उंगली में गैर मामूली अंगूठी है। मुझसे मुसाफिया करने वाला मेरी शख्सियत से मुतासिर हो जाता है। मुझसे कोई झूठ बोलना चाहे तब भी बेख्तियार सच बोलने लगता है। मिस्टर पारस ने यहाँ मुझसे अभी मुसाफिया किया था। मैंने बेयकीनी जाहिर की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वही पारस हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, उन्हें पहचान नहीं सकेंगी। बेशक तुम्हारी अंगूठी झूठ बोलने वालों को मुतासिर करती है और सच बोलने पर मजबूर करती है। आप उनसे एक बार मुलाकात करें। उन्होंने नेवी ब्लू कलर का सूट, उससे मैचिंग करती हुई नेकटाई और वाइट शर्ट पहनी है। आप उन्हें पहचान लेंगी। कद से धोखा ना खाएं, वो बड़े बाकमाल हैं। उन्होंने अपना कद घटाने का कमाल दिखाया है। वो बातें करने के दौरान मैं दूर दूर तक देख रही थी। पारस ने पूछा, मुझे तलाश करी हो? वो चौंक कर बोली, हाँ, मगर तुमने मुझे उलझा दिया है। तुम ये कैसे कर सकती हो जो कभी हो नहीं सकता? ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी ना हो सके वो फिर कभी ना हो सके, और कभी हो जाए तो उस पर यकीन ना किया जाए। पारस, तुम ज़बरदस्त चालबाज हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। जवाद तुमसे मिलकर हैरान है, यकीन करने पर मजबूर है। मुझसे मिलकर तुम भी यकीन करने पर मजबूर हो जाओगी। मैं जानता हूँ, जवाद ने मेरी निशानदेही की है। चलिए आओ, मैं आ रही हूँ। मेरी एक बात मान लो, जब तक तुमसे मिलकर यकीन ना करूँ मेरे दिमाग में ना आओ। तुम समझ रही हो, मैं तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें यकीन करने पर मजबूर करूँगा। ठीक है, जब तक नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊँगा। वो चला गया। एल्बा ने कोरोना के पास आकर कहा, मुझे जिसकी तलाश है उससे मिलने जा रही हूँ। तुम उसे दूर से देखती रहो, बाद में उसका ताक़ुब करोगी, उसका पता ठिकाना और उसके हालात मालूम करोगी। क्या आपने उससे 6 फुट के कद्दावर दुश्मन को पहचान लिया? अब वो 6 फुट का नहीं 5.5 फुट का रह गया है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, वो 6 इंच घट गया है। ओह नो मैडम, ये कैसे हो सकता है? इंसान जवानी में जो कद निकालता है वो कद बुढ़ापे की आखिरी सांस तक रहता है। मैं यही देखने और मालूम करने जा रही हूँ कि उसने किस तरकीब से अपना कद घटाया है। कोई घटा ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। क्या उसने अपने कद के बारे में ऐसी बात की है? उसके कहने से कुछ नहीं होता। मैं खुद उससे मिलने जा रही हूँ, देखूंगी हकीकत क्या है। वो इधर से उधर जाते हुए किसी 5.5 फुट के नेवी ब्लू सूट वाले को तलाश कर रही थी। करोना ने पूछा, मैडम क्या आप बताना पसंद करेंगी कि वो अजीबो गरीब शख्स कौन है? मैं उससे मिलूंगी, उससे बातें करूंगी तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। वो नेवी ब्लू सूट वाला एक जगह दिखाई दिया। एल्पा चलते चलते ठिठक गई। पारस का असली चेहरा दिखाई दे रहा था। जब उसके साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारा करती थी तब वो इसी चेहरे के साथ रहा करता था। वो उसे लाखों में पहचान सकती थी। उसने दूर ही से पहचान लिया था। वह नेवी ब्लू सूट में होता या ना होता, मगर सूरत शक्ल पारस की थी, सिर्फ कद ज़रा छोटा था। एल्पा उसे मुखातिब करने से पहले उसकी आवाज़ और लहजा सुनना चाहती थी। वो ज़रा घूमकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पीछे गई। वो अपने सामने वाले शख्स से कह रहा था, जवाद साहब मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं। मैं ऐसी तकरीबात से दूर रहता हूँ, मगर उनके असरार पर आ गया हूँ। रात 11 बजे तक चला जाऊँगा। पारस ने अल्पा से भी यही कहा था कि वो रात 11 बजे तक चला जाएगा। उसका लबो लहजा वही था। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उसके अंदर पहुंचकर बोली, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम्हारे पीछे खड़ी हुई हूँ। उसने अपने सामने वाले से कहा, माजरत चाहता हूँ, ये खातून मुझसे मिलने आई हैं। वह शख्स चला गया। उसने घूमकर अल्पा को सर से पांव तक देखा, फिर कहा, तुमने अपनी जहानत से मुझे तलाश नहीं किया। जवाद ने मेरी निशानदेही की है, लेकिन मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वो बोली, तुम अपनी हरकतों से ज़हीन लोगों को भी चकरा देते हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें पारस तस्लीम करूं या ना करूं। वही आवाज़, वही लबो लहजा है। ताजुब है कि इस मुल्क में अपने असली चेहरे के साथ हो। मैंने आज ही मेकअप उतारा है। असली चेहरे के साथ इसलिए आया हूं कि मुझे पहचान सको। ये तुम अपनी शनाख्त करा रहे हो या मुझे उलझा रहे हो? प्लीज़ ये हैरानी दूर करो। तुम अपने कद से छोटे कैसे हो गए हो? इंसान को अपनी बुलंदी पर गरूर नहीं करना चाहिए। एक न एक दिन उसे पस्त होना पड़ता है। तुम मगरूर नहीं हो, फिर पस्ता कद कैसे हो गए? ख्वामख्वाह बातें ना बनाओ, मेरी उलझन दूर करो। मैं खुद उलझन में हूँ, समझ में नहीं आता ये कैसे हो गया। शर्म वाले शर्म से ज़मीन में गड़ जाती हैं। मैं 6 इंच ज़मीन में धंस गया हूँ। तुम फिर बातें बना रहे हो। पहले मुझे शुबा हुआ था कि तुमने किसी 5.5 फुट वाले शख्स को तनवीमी अमल के ज़रिए पारस बनाया है, फिर उसे अपना हमशक्ल बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम डमी पारस होते तो जवाद से मुसाफिया करने के बाद अपनी असलियत बयान करने लगते। उसकी अंगूठी के ज़ेरे असर आकर तनवीमी अमल के बावजूद सच बोलने लगते। तुम्हें जवाद ने बताया होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुम्हें सोचना चाहिए कि मेरी डमी भी मेरी तरह ख्याल ख्वानी कर सकती है। बेशक तुम हर पहलू से पारस हो, मगर अकल तस्लीम नहीं कर रही है। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। ये तुम्हारे साथ कैसे हो रहा है? कोई बौना कद्दावर नहीं बन सकता, और कद्दावर कभी बौना नहीं बन सकता। तुम कैसे बन गए हो? यही बात मेरी समझ में आ जाती तो मैं परेशान ना होता। क्या कोई शख्स कमतर होना पसंद करता है? मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने कद से छोटा होकर अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ।
लेकिन कुदरती तौर पर कभी कभी जो मौजज़े और करिश्मे होते हैं उससे ना हम इनकार कर सकते हैं ना कुदरती हालात से लड़ सकते हैं। तुम ही मुझे बताओ जो मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं इस पर कुदरत से एहतजाज कर सकता हूँ? एल्पा इस वक्त रूबरू जुबान से गुफ्तगू कर रही थी। पारस ने चौंक कर कहा, पापा आप? पारस ने एल्पा को देखकर अपने सर की तरफ एक उंगली से इशारा किया। वो इशारा समझते ही ख्याल खानी के जरिए उसके दिमाग में आ गई। उसे मेरी आवाज़ सुनाई दी। मैं कह रहा था, हाँ बेटे मैं हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारा कद पहले से कम हो गया? यस पापा, पूरे 6 इंच कम हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया? मैं पिछली रात बिल्कुल ठीक था, आज सुबह पतलून पहनते वक्त पता चला वो 6 इंच लंबी हो गई है। मैंने अपने कद की पैमाइश की तो हैरान रह गया। पता चला पतलून 6 इंच लंबी नहीं हुई है, मैं 6 इंच सुकड़ गया हूँ। तुमने उसी वक्त मुझसे रब्ता क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे नहीं बताया। सॉरी पापा, बताने से आप क्या करते? क्या मुझे खींच कर लंबा कर देते? शट अप। कोई बीमारी हो तो उसका इलाज किया जाता है, कोई मसला हो तो उसे हल किया जाता है। तुम कल पहली फ्लाइट से बाबा साहब के दायरे में चले जाओ। जनाब तबरेज़ी को अपने हालात बताओ, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बुजुर्ग हजरात फरमाते हैं कि खुदा जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए। आपने भी एक बार कहा था, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिर मेरे कद के कम होने में कोई अच्छाई होगी? बाप की बात मानो और चले जाओ। मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। मैं अपनी जगह बहुत अहम मामलात में मसरूफ़ हूँ, बाद में रब्ता करूँगा। पारस ने कहा, प्लीज़ पापा, आप मुझे मेरे हाल में खुश रहने दें, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने जवाब से वादा किया है कि अल्पा से नाराज़ नहीं रहूँगा, उसे दोस्ती कर लूँगा, फिर उसके साथ ज़िंदगी गुजारूँगा। वो ज़रा चुप हुआ, फिर बोला, पापा, हेलो पापा, क्या आप नहीं हैं, जा चुके हैं? वह अल्पा को देखकर बोला, शायद वो नाराज़ हो गए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वो उसके दिमाग में रहकर बाप बेटी की बातें सुन रही थी। उसे यकीन करना ही पड़ा कि वाकई कुदरती तौर पर उसके साथ ऐसा हो रहा है, और इस बात पर उसका बाप भी परेशान है। इस गैर मामूली अंगूठी के असर से भी साबित हो रहा था कि वो सच बोल रहा है। एल्पा जज्बात से लबरेज होकर आगे बढ़ी और उससे लिपट गई, कहने लगी, तुम्हारा कद कितना ही घट जाए तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं सारी उम्र तुम्हारी कनीज बनकर रहूंगी। तुमने ये कहकर दिल खुश कर दिया कि अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आज तुम्हें पाकर मैं सारी दुनिया को जीत रही हूँ। कोरोना दूर खड़ी उन्हें देख रही थी, फिर अपने अंदर पारस की आवाज़ सुनकर चौंक गई। वो कह रहा था, अपनी मैडम को देखो, वह कभी मोहब्बत करती और कभी अदावत से जान लेने से भी गुरेज नहीं करती। वह फिर पारस से मोहब्बत कर रही है, पता नहीं इस मोहब्बत की उम्र कितनी है। कोरोना ने हैरत से कहा, वहाँ मैडम तुमसे लिपटी हुई हैं और तुम मुझसे बातें कर रहे हो, क्या तुम पारस नहीं हो? मैं तो अब तक तुम्हें पारस समझ रही थी। तुम दुरुस्त समझ रही थी और समझ रही हो। मैं 6 फुट का पारस हूँ और वो 5.5 फुट के पारस से लिपटी हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या उधर भी तुम हो इधर भी तुम हो? यानी कि तुम मैडम को धोखा दे रहे हो। तुम्हारी मैडम ने इतने धोखे दिए हैं कि अब धोखा खाने का हौसला नहीं रहा है। आइंदा 5.5 फुट का पारस धोखा खाएगा। उधर अल्पा पारस से लिपटी हुई थी। वो जज्बाती अंदाज में बोल रहा था, तुम्हारा कद 5 फुट 7 इंच है। तुम 1 इंच नीचे झुककर मुझसे गले मिल रही हो। मैं आइंदा सीढ़ी लगाऊंगा। नानाका के एक और जाती महल में अंडरवर्ल्ड के 3 गॉडफादर बैठे हुए थे। उनमें से कोई ड्रग माफिया का गॉडफादर था, कोई एमोनेशन माफिया का गॉडफादर था, कोई हीरे जवाहरात से ताल्लुक रखने वाला गॉडफादर कहलाता था। उन सबको स्मगलिंग के लिए उस बहरी रास्ते की ज़रूरत थी जो मार्ली के किले के सामने से गुजरता था। इस रास्ते पर मार्ली की उजारादारी थी, इसलिए वह सब उसके दुश्मन बने हुए थे। उन 3 गॉडफादर के अलावा 4 टेलीपैथी जानने वाले भी ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद थे। नानाका ने कहा, ये हमारी दूसरी बड़ी नाकामी है। फरहाद वहाँ तनहा टेलीपैथी जानने वाला है और तुम 4 हो। उस तनहा को ख़त्म करने में आखिर दुश्वारी क्या थी? बायरन टोड ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। फरहाद तनहा नहीं है, उसके दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले मातहत हैं। उन्होंने किले के अंदर और बाहर तमाम मुसल्ला गार्ड्स को टेलीपैथी के जरिए अपने कंट्रोल में रखा है। हम जिन्हें आलाकार बनाकर मार्ली के बेडरूम तक गए थे, उन्हें भी बड़ी राजदारी से अपना मामूल बना लिया गया था। हमें बाद में पता चला कि वो हमारे आलाकार नहीं है, हम धोखा खा रहे थे, एक गॉडफादर ने कहा। उन्होंने किले के तमाम गार्ड्स को अपने कंट्रोल में किया है। तुम्हें तो सिर्फ 4 आलाकारों को कंट्रोल करना था। सिर्फ उन 4 को पूरी तरह अपना मामूल और महकूम बना लेते तो यूं दूसरी बार नाकाम ना होना पड़ता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम 4 ने ठोस प्लानिंग नहीं की थी। हार्वे ने कहा, हमारे और फरहाद के तजुर्बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे 2 बार टकराने के बाद पता चल रहा है कि वो टेलीपैथी की दुनिया का मंजा हुआ नाकाबिले शिकस्त खिलाड़ी है। दूसरे गॉडफादर ने पूछा, उसे नाकाबिले शिकस्त तस्लीम करने का मतलब ये हुआ कि उसे शिकस्त नहीं दे सकोगे? ये बात नहीं है। हमें यह समझना होगा कि वो नाकाबिले शिकस्त क्यों है। हमारी समझ में ये आ रहा है कि आइंदा उस पर हमला करने से पहले उसके दाव पेच और उसकी चालबाजियों को समझना चाहिए, बायरन टोड ने कहा। किले के तमाम अहम मोर्चों के गार्ड्स भी हमारी गिरफ्त से ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे वह हमारे 4 आलाकार निकल गए थे। हम आखिरी वक्त तक खुशफहमी में मुब्तला थे कि हमारी गिरफ्त उन पर मजबूत है,
लेकिन अब हम धोखा नहीं खाएंगे। स्मगलर्स के जो जहाज़ वहाँ से गुजरने वाले हैं, हमने ख्यालख्वानी के जरिए उनके इंचार्ज और कैप्टन वगैरह से कह दिया कि वो मार्ली को अपने माल में से उसका हिस्सा देते हुए गुजरें। हम आज रात उनके किसी काम नहीं आ सकेंगे। नानाका ने कहा, हमारी बड़ी इंसल्ट हो रही है। मार्ली हमारी बेइज्जती पर कह के लगा रही होगी। हमारे साथियों के जहाज़ अपने माल में से हिस्सा देने पर मजबूर हो जाएंगे तो वो और कह के लगाएगी। मिस्टर नानाका, जंग में हार जीत होती है। आइंदा जीतने की प्लानिंग के लिए ज़रा पीछे हटना पड़ता है। अगर आइंदा आप कामयाबी चाहते हैं तो फिर सब्र करें। मार्ली और फरहाद को किले से बाहर आने दें। हम मालूमात हासिल कर रहे हैं कि मार्ली कब और क्यों किले से बाहर आती है। बेकर ब्राइट ने कहा, हमें पता चला है कि वो किले के बाहर कभी बड़े सरकारी अफसरान से मिलने हांगकांग जाती है, कभी तफरीकी घर से वहाँ रह जाती है। हमने उसके 2 सीटर जहाज़ में खराबी पैदा की थी। पता चला है उस जहाज़ की मुरम्मत हो चुकी है। उसे जहाज़ उड़ाने का बहुत शौक है। वो यहाँ के जजीरों पर अपने 2 सीटर में बैठकर परवास करती है। कल वो अपना जहाज़ वहाँ से उड़ाने के लिए ज़रूर जाएगी। नानाका ने कहा, मैं तुम चारों को समझा चुका हूँ। हांगकांग में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। वहाँ के आला अफसरान मुझे धमकी दे चुके हैं कि इस शहर में मार्ली को कोई भी नुकसान पहुँचेगा तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बायरन टोड ने कहा, हम उसे जानी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उसे अगवा करके वहाँ से कहीं ले जाएंगे। नानाका ने कहा, हाँ याद आया, पिछली रात सोनिया ने भी यही कहा था कि वो मार्ली को अगवा करेगी। यह अच्छा मौका है, वो हांगकांग में है। तुम लोग मार्ली को अगवा करोगे तो इल्ज़ाम सोनिया पर आएगा। उसने अपने मोबाइल को ऑन करके नंबर पंच किए, फिर राब्ता होने पर बोला, हेलो डीजी इंटेलिजेंस, मैं नानाका बोल रहा हूँ। ये फरहाद अली तैमूर मेरे लिए दर्द सर बना हुआ था। अब उसकी वाइफ सोनिया भी आ गई है। मेरी एक लेडी सेक्रेटरी मिस जोज़फिन मेरी हांगकांग पैलेस में रहती थी। पिछली रात सोनिया मेरे एक सैमुराई को कत्ल करके जोज़फिन को जबरन वहाँ से ले गई है। डीजे ने कहा, आखिर उन लोगों को तुमसे दुश्मनी क्या है? मिस्टर फरहाद ने अब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाद में पता चलेगा कि सोनिया ने भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं की है। तुम उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकोगे। ख्वामखा हमें परेशान कर रहे हो। आप जानते हैं वो टेलीपैथी जानने वालों का ख़ानदान है। टेलीपैथी के ज़रिए अपने खिलाफ तमाम सबूत मिटा देते हैं और हमें मुजरिम साबित कर देते हैं। मिस्टर नानाका, तुम तो टेलीपैथी के बगैर ही अपने खिलाफ तमाम सबूत ज़ाया कर देते हो और बड़े ही मुजरिमाना हथकंडों से कानून की आंखों में धूल झोंकते रहते हो। वो टेलीपैथी जानने वाले मियाँ बीवी मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं आपसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उनके खिलाफ सबूत के तौर पर एक वारदात की पेश की इतला दे रहा हूँ। सोनिया आजकल में मैडम मार्ली को अगवा करने वाली है। जब भी मार्ली किले से बाहर निकलेगी उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप मेरी बात नोट कर लें। मैं अभी पुलिस के आला अफसरान को भी इस वारदात की पेश की इतला दे रहा हूँ। उसने राब्ता ख़त्म किया, फिर पुलिस के एक आला अफसर से राब्ता करके यही पेश की इतला देने लगा कि सोनिया मैडम मार्ली को अगवा करने वाली है। दूसरी तरफ किले के अंदर और बाहर तमाम मुसल्लह गार्ड्स सुबह तक मोहतात और मुस्ताद रहे थे। मार्ली के समुद्री इलाके में आने वाले 3 जहाज़ों से उनके स्मगलर्स ने वायरलेस के जरिए किले के इंचार्ज से रब्ता किया था और कहा था, हम अपना नुकसान नहीं चाहते, हमेशा की तरह आपका हिस्सा दे रहे हैं। हमें उम्मीद है हमारे जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने वाकई हिस्सा अदा कर दिया और मामूल के मुताबिक अपने जहाज़ों को लेकर वहां से गुजर गए। किसी तरह का खून खराबा नहीं हुआ। दोनों तरफ के लोग सलामत रहे। मार्ली ने सुबह उठकर मुझसे कहा, सॉरी मैंने बहुत पी ली थी। कल रात फतह की खुशी में तुम्हारे साथ जश्न मनाना चाहिए था, मगर मैंने बात काट कर कहा, रात गई बात गई, कल न सही आज रात जश्न मना लेंगे। उसने पूछा, क्या उन्होंने फिर हमले किए थे? नहीं, दुश्मन समझदार हैं। वो चारों टेलीपैथी जानने वाले अच्छी तरह समझ गए हैं कि वो यहाँ के किसी भी गार्ड को आलाकार बनाकर किले के अंदर या बाहर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वो खुश होकर बोली, इतनी ज़बरदस्त कामयाबी मुझे पहली बार हासिल हो रही है। अंडरवर्ल्ड के तमाम गॉडफादर अपनी बदतरीन शिकस्त और तौहीन पर तिल मिला रहे होंगे। शायद वो अब कभी इधर का रुख नहीं करेंगे। मैंने कहा, एक आध कामयाबी हासिल करके ये नहीं समझना चाहिए कि नाकाम होने वाले दुश्मन कमज़ोर हैं। उनके पास भी टेलीपैथी का हथियार है। वो अपना ये हथियार अब किले के बाहर तुम पर आजमाएंगे। मैं अभी कुछ अरसे तक किले के बाहर नहीं जाऊंगी। वो इंतज़ार करते रहेंगे और झुंझलाते रहेंगे। नहीं मार्ली, किले के बाहर जाना चाहिए। हमने 12 घंटे के अंदर दुश्मनों को 2 बार शिकस्त दी है। अगर पै दर पै उन्हें एक आध बार और उनके मंसूबे में नाकाम बनाएंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे। तुम उनके हवास पर छा जाओगी। वो कायल होकर बोली, हाँ, वह दूसरे हमले में नाकाम होने के बाद ज़रा झुक गए होंगे। उनके स्मगलर्स मेरा हिस्सा अदा करने के बाद यहाँ से गए हैं। ऐसी हालत में उन्हें संभलने का मौका नहीं देना चाहिए कि अब हमारी तरफ से कोई हमला किया जा सकता है। मैंने पिछली रात एक हमला किया था। नानाका सिर्फ इतना जानता है कि उसका एक सैमुराई मारा गया है और उसकी लेडी सेक्रेटरी को अगवा किया गया है।
लेकिन वो नहीं जानता कि इस ज़ारी नुकसान के अलावा उसे दरे पर्दा कितना बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। नानाका को दरे पर्दा इस तरह नुकसान पहुंचने वाला था कि सोनिया ने उसके 2 सैमुराई को अपना मामूल बना लिया था। अभी नानाका हांगकांग के दूसरे हिस्से में मसरूफ था। जब कभी वो अपने इस महल में जाता तो हम उन 2 सैमुराई के जरिए उसके पांव तले से ज़मीन खिसका सकते थे। इंचार्ज ने इतला दी कि 2 सीटर की मुरम्मत हो चुकी है। मैडम उसे अच्छी तरह चेक करने के बाद ले जा सकती हैं। माली ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। मैंने कहा, चलो इस बहाने किले के बाहर चलें, 2 सीटर में परवाज करेंगे। वो अपनी जगह से उठकर बोली, मैं 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगी। हम यहाँ से 11 बजे रवाना होंगे। वो गुस्ल करने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, हाय सोनिया, कहाँ हो और क्या कर रही हो? मेरी पिछली रात बड़ी अहम मसरूफियात में गुजरी है। मैं जानती हूँ। माली जैसी जवान छैल छबीली हसीना के साथ ज़रूर अहम मसरूफियात रही होंगी। तुम गलत समझ रही हो। पिछली रात वो बहुत ज़्यादा पीने के बाद लुढ़क गई थी, बेहोशी की नींद सोती रही थी। सुनकर अफसोस हो रहा है, मुंह काला ना कर सके। अच्छा, फजूल बातें ना करो। क्या अपनी प्लानिंग नहीं बताओगी? तुमने 2 सैमुराई को मामूल बनाया है, वो आइंदा मेरे काम आएंगे। लेकिन जोसेफिन को क्यों अगवा किया है? उसे अगवा ना करती, उसी महल में छोड़ देती तो नानाका उसे कत्ल कर देता। बेचारी ख्वामखा मारी जाती। मैंने उसकी जान बचा कर नेकी की है। तुम्हें भी मौका मिले तो नेकी कर लिया करो। तुम्हारी नेकियों का मैं खूब समझता हूँ। क्या असल बात नहीं बताओगी? तुम्हें बेचैनी क्या है? ज़रा सब्र करो, आज रात तक बता दूंगी। वो कुछ छुपा रही थी। उसकी राजदारी से मुझे कभी नुकसान न पहुंचता, इसलिए मैंने राजदारी को अहमियत नहीं दी। 11 बजे उस किले के हेलीपैड से मैंने मार्ली और मानो के साथ परवाज की। हमारे पीछे 4 मुसल्लह गार्ड्स बैठे हुए थे। उन चारों को ठोंक बजाकर परख लिया गया था। उनके दिमाग मुकफ्फल थे। दुश्मन उन्हें आलाकार नहीं बना सकते थे। हमने हांगकांग में फ्लाइंग कंपनी पहुंचकर 2 सीटर को अच्छी तरह चेक किया। मेरे साथ एक माहिर मैकेनिक भी था। मैंने उसके ख्यालात पढ़कर इत्मीनान हासिल किया। अब इस जहाज़ में कोई गड़बड़ नहीं थी। मैंने मार्ली से पूछा, क्या ख्याल है, शहर में रहोगी या कहीं और परवाज करेंगे? उसने कहा, हम करीबी जजीरे पर परवाज करेंगे, फिर वापस आकर आज रात इस शहर में गुजारेंगे। मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। वो मानो को बाजू में उठाकर जाने लगी। मैंने कहा, इसे कहाँ ले जा रही हो? मेरे पास रहने दो। वह मुस्कुराकर बोली, ये भी मेरी बॉडी गार्ड है। जहाँ मर्द नहीं जा सकते वहाँ ये मेरे साथ जाती है। वो मानो के साथ चली गई। चारों मुसल्ला गार्ड्स 2 सीटर के चारों तरफ मुस्ताद खड़े थे। वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जब हम इसमें बैठकर परवाज करते तो वो चारों हेलीकॉप्टर में सिक्योरिटी के तौर पर हमारे पीछे परवाज करते रहते। वो मानो के साथ वापस आ गई। मुस्कुराकर बोली, आओ चलें। और ये मुझे क्या हो गया कि तुम्हारे सामने आते ही मुस्कुराने लगती हूँ? मैंने उसके साथ चलते हुए कहा, तुम अक्लमंद होती जा रही हो। वैसे मुस्कुराने के लिए ज़रूरी है कि दिल में अपनायत और मोहब्बत हो। हम 2 सीटर में आ गए। वो पायलट की सीट पर बैठकर बोली, मानो मुझसे बहुत चिपकने लगी हो, फरहाद के पास जाओ। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने म्याऊं कहते हुए मुंह फेर लिया। वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी। मैंने हैरानी से पूछा, इसे क्या हो गया? कल तो ये मेरे पीछे लगी हुई थी। मार्ली ने डांट कर कहा, मानो बुरी बात है, चलो जाओ, मुझे जहाज़ चलाने दो। वो मेरे पास आ गई। मार्ली ने जहाज़ को स्टार्ट किया। वो रनवे पर दौड़ने लगा। मैंने मानो को अपनी आगोश में सहलाते हुए अचानक महसूस किया कोई गड़बड़ है, बिल्ली बदल गई है। वो 2 सीटर हवा की रफ्तार से रनवे पर दौड़ता हुआ फिजा में बुलंद होकर परवास करने लगा। मैं मानो को बड़ी तवज्जो से देख रहा था। फिर मैंने कहा, मार्ली, ये कुछ बदली बदली सी लग रही है। ये हमारी मानो नहीं लग रही है। बिल्लियाँ एक जैसी दिखाई देती हैं। जहाँ यकसानियत होती है वहाँ धोखा होता है। फरहाद अली तैमूर, और तुम बहुत बड़ा धोखा खा चुके हो। मैंने एकदम से चौंक कर देखा, फिर ख्याल खुआनी की छलांग लगाई। उसके दिमाग में पहुंचा मगर उसने सांस रोक ली। मेरी सोच की लहरों को भगाकर कह के लगाने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैडम मार्ली यूं अचानक तब्दील हो जाएगी। वह थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में गई थी, अपने साथ मानो को ले गई थी। सिर्फ 10 मिनट में वापस आई तो मैं कैसे समझ सकता था कितनी जल्दी काया पलट सकती है। मुझे वही मार्ली दिखाई दी। उसके बाजू में वैसी ही बिल्ली थी। अब वो मानो थी या नहीं? बिल्लियां तो एक जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए मुझे शुबा नहीं हुआ। मैं उसका कहका सुनते ही समझ गया था। फिर वो अपने मखसूस लबो लहजे में बोल रही थी। वो सोनिया थी। मैंने पूछा, ये क्या हरकत है? उसने कहा, शायद तुम भूल गए हो, मैंने चैलेंज किया था कि मार्ली को तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगी। देख लो कि मैंने एक रात के लिए भी उससे तुम्हारे करीब नहीं आने दिया। तुम कैसे कह सकती हो? मैंने पिछली तमाम रात किले के अंदर मार्ली के बेडरूम में गुजारी है। कैसे गुजारी? उसने तो जश्न फतह मनाने के लिए पीना शुरू कर दिया था। पीते पीते मदहोश हो गई थी। तुम उसे छोड़कर उस बेडरूम से चले गए थे। तुमने अपने मातियत सुराग रसानों से कहा था कि सोने जा रहे हो, कोई खतरा हो तो तुम्हें जगा दिया जाए। इसका मतलब है तुम मेरे मातियत सुराग रसानों के अंदर छुपी हुई थी। उन मातियतों में मेरा सिर्फ एक मातियत था। मैं उसके ज़रिए मार्ली के आसपास जगह बनाती रही थी। अच्छा, तो तुम्हें मार्ली के दिमाग में घुसने का मौका मिल गया था। मैंने उसके दिमाग को मुकफ्फल किया था, लेकिन नशे के बायस तुम्हें जगह मिल गई। तुमने उसे अपनी मामूल बना लिया है।
हाँ, मैंने उसके दिमाग में ये बात नक्श की थी कि जब भी किसी दूसरी माली से सामना होगा तो वो फरहाद अली तैमूर को बिल्कुल भूल जाएगी। यानी वो मुझे भूल चुकी है। क्या खुद को याद रखा है? आखिर तुमने उसे कहाँ रवाना किया है? एक वक्त में एक सवाल करो। उसने खुद को याद रखा है। वॉशरूम में मुझसे सामना होने पर उसे हैरानी नहीं हुई कि मैं उसकी हमशक्ल हूँ। वह तनवीमी अमल के मुताबिक फिर से सैरज़दा हो गई थी। मैंने उसे हुक्म दिया था कि वो किसी की नज़रों में आए बगैर पिछले दरवाजे से चली जाए। फिलहाल अपने साली कॉटेज में जाकर रहेगी। जहाज़ हांगकांग का साहिल छोड़कर समुंदर पर परवास कर रहा था। मैंने कहा, यह बात समझ में नहीं आई कि वो खुद को मैडम मार्ली की हैसियत से पहचान रही है। क्या दुश्मनों को शुबा नहीं होगा कि हम एक डमी मार्ली के जरिए उन्हें धोखा देने वाली चालें चल रहे हैं? वो मार्ली किसी की नज़रों में नहीं आएगी। किसी ने देख लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मार्ली है, मार्ली ही समझी जाएगी। हम यहाँ किसी दूसरे जजीरे में रात गुजारेंगे। उस जजीरे में भी तुम्हें मार्ली की हैसियत से पहचाना जाएगा। वो यहाँ पूरे हांगकांग में और तमाम छोटे बड़े जजीरों में पहचानी जाती है। परेशान क्यों होते हो? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मैंने इत्मीनान से सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, तुम इतनी मक्कार क्यों हो? अपने मर्द को लगाम देने के लिए हर बीवी को मक्कार बनकर रहना चाहिए। मैं मुस्कुराने लगा। उसने जो चैलेंज किया था उसमें कामयाब हो गई थी। उसकी जीत मेरी जीत थी। उसने वायरलेस के जरिए एक जजीरे की प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी से रब्ता किया। फिर कहा, मैं मैडम मार्ली बोल रही हूँ। मैं अपने 2 सीटर को तुम्हारे रनवे पर और हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारना चाहती हूँ। मैडम मार्ली का नाम ही काफ़ी था। हमें वहाँ उतरने की इजाज़त मिल गई। सोनिया ने उस कंपनी के वाजबात अदा करते हुए कहा, यह 2 सीटर और हेलीकॉप्टर यहाँ से अभी वापस जाएगा। आपके ताउन का शुक्रिया। हेलीकॉप्टर में 4 मुसल्ला गार्ड्स आए थे। उसने उन्हें बुलाकर हुक्म दिया, तुम में से एक मेरा 2 सीटर ले जाए। बाकी हेलीकॉप्टर में हांगकांग प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी में जाएं। वहाँ मेरा इंतज़ार करें। मैं दुश्मनों से छुपकर वहाँ किसी वक्त भी पहुँचूंगी। फिर तुमसे रब्ता करूंगी। अब जाओ यहाँ से। उसके अहकामात की तामील की गई। वो चारों गार्ड्स वहाँ से 2 सीटर और हेलीकॉप्टर ले गए। हमने वहाँ से एक रेंटेड कार हासिल की। मैं कार चलाने लगा। वो मेरे पास बैठकर रेडीमेड मेकअप के जरिए अपने चेहरे पर तब्दीलियाँ करते हुए बोली, अब तो दुश्मनों को शुबा नहीं होगा। मार्ली सिर्फ हांगकांग में देखी जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं तुम्हारी तारीफ़ें करूं? क्या मैं तुम्हारी तारीफ़ों की मोहताज हूं? ख्वामखा मार्ली से फंसे हुए थे। वो तुम्हें अपने मामलात में उलझाए रखती और तुम नाना के खिलाफ कुछ ना कर पाते। मैं तो अब तक उसी के खिलाफ सब कुछ करता चला रहा हूँ। क्या खाक कर रहे हो? मैंने उसके 2 सैमुराई को मामूल बनाया है। तुमने अब तक उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अब मैंने तुम्हें मार्ली से निजात दिलाई है, तुम उन 2 सैमुराई की तरफ तवज्जो दो। तुमने उनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? तुम तो सिर्फ अपने चैलेंज के मुताबिक मार्ली को मुझसे दूर करना चाहती थी। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, उसे वापस ले आऊं? शुक्रिया, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं। जब चाहूंगा उसे वापस ले आऊंगा। तुम जानती हो कि मैं क्या हूं, मुझे चैलेंज ना करना। तुमने मुझे चैलेंज करने की नादानी की थी। मैं नादान नहीं हूं। हमें नया गेम शुरू करना है और 2 मुख्तलिफ सिमतों में मसरूफ़ रहना है। तुम दोनों सैमुराई के जरिए वहां जो कर सकते हो अपने तौर पर करो। मैं ज़रा मार्ली के सिलसिले में मसरूफ़ रहूंगी। कुछ मालूम तो हो, मार्ली के सिलसिले में क्या करना चाहती हो? वह कभी हांगकांग से बाहर दूसरे मुल्क नहीं जाती है। उसके तमाम दुश्मन उसे यहाँ उलझाए रखते हैं। मैं कल सुबह ही उसे यूरोप की तरफ रवाना कर दूंगी। मुतल्लिका अफसरान को उसकी रवानगी का इल्म होगा। फिर उन अफसरान के दिमागों से भी ये बात मिटा दी जाएगी कि मार्ली बाहर गई हुई है। फिर मैं किसी शक व शुबे के बगैर यहाँ मार्ली बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। हमने एक होटल में आकर अपने लिए एक स्वीट हासिल किया। फिर वहाँ आकर आराम से बैठ गए। मैं ये जिक्र कर चुका हूँ कि साउथ ईस्ट चीन के पूरे इलाके में अंडरवर्ल्ड के 3 गॉडफादर थे। उनमें से एक ड्रग माफिया का गॉडफादर नानाका था। दूसरा एमुनेशन माफिया का गॉडफादर था। तीसरे गॉडफादर का ताल्लुक हीरे जवाहरात के मामले से था। ये तीनों एक दूसरे के ताउन से वहाँ फल फूल रहे थे। इन तीनों गॉडफादर्स के 3 मुशीर थे। वो तीनों मुशीर बदनाम ज़माना मुजरिम थे। उन तीनों का ये रिकॉर्ड था कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में गिरफ्तार नहीं किए गए थे। वो गिरफ्तारी से पहले ही उस मुल्क के सियासतदानों को ब्लैकमेल करने का रास्ता निकाल लेते थे और उस मुल्क से साफ बचकर निकल आते थे। वो तीनों मुजरिम उन तीनों गॉडफादर्स को अपने तजुर्बात के मुताबिक मशवरे देते रहते थे। वो उन पर अमल करते थे और कामयाब होते रहते थे और अपने खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं छोड़ते थे। यूरोप के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कई गॉडफादर्स ने हांगकांग के इलाके में अपने कदम जमाने की कोशिशें की, लेकिन उन तीनों का इत्तेहाद इतना मजबूत था कि वो इस सिलसिले में नाकाम होते रहे। उनमें एक गॉडफादर जिम काफ था। जिम काफ की रिहाइश लंदन में थी। वो बहुत ज़िद्दी और मुस्तकिल मिजाज था। कई बार हांगकांग जाकर वहाँ के हालात का जायज़ा लेता रहा था। कोई उसे गॉडफादर की हैसियत से नहीं पहचानता था, क्योंकि वो लंदन की ऊंची सोसाइटी में एक मुअज़्ज़ज़ अमीर तरीन शख्स की हैसियत से मशहूर था। वह निहायत चालाक और मक्कार था। आला हुकाम से दोस्ती रखता और उनकी कमज़ोरियाँ मालूम करने के बाद दरे पर्दा एक गॉडफादर की हैसियत से उन्हें ब्लैकमेल करता। वो देख रहा था कि एशिया और मशरिक़ बईद में हथियारों की बहुत ज़्यादा खपत है।
वहाँ के तमाम मुल्कों में दहशतगर्दी और तवाइफुल मलूकी के बायस दिन रात हथियारों की फ़रोख्त जारी रहती है। वहाँ के गॉड फादर सोना कमा रहे हैं। जिम काफ सोना कमाने के लिए उन तीनों के कदम उखाड़ना चाहता था। उसने एक आध बार मार्ली से रब्ता किया था, उसे दोस्ती की पेशकश की थी और कहा था अगर वो उस पर भरोसा करेगी तो वो उसके ताउन से उन तीनों के कदम उखाड़ फेंकेगा। मार्ली ने कहा था उनके कदम उखाड़ने के लिए तुम मेरे किले में आओगे, क्योंकि यही एक महाज है। यहाँ तुम महफूज रहकर हो सकता है उन्हें कुचल डालो, लेकिन उन्हें कुचलने के बाद मुझे कब छोड़ोगे? तुम मुझे गलत ना समझो, अपने इत्मीनान के मुताबिक मुझसे मुआहदा कर लो। मैं मुआहदे से नहीं फिरूंगा। फिर जाओगे तो मैं क्या बिगाड़ लूंगी? मुजरमों के मुआहदे किसी अदालत में पेश नहीं किए जाते। वो मुआहदे उनके जुराइम का इतराफ़नामा होते हैं। मुझसे बच्चों जैसी बातें ना करो। मार्ली, हांगकांग के जजीरे में तुम्हारी जोग्राफियाई पोजीशन बहुत मजबूत है, लेकिन उस जजीरे से बाहर दुश्मन कहीं भी तुम्हारी मौत बन सकते हैं। अपने मौजूदा हालात पर गौर करो, तुम हमेशा तनहा नहीं रह सकोगी। जब तन्हाई वबाल जान बन जाएगी तो खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन किसी मर्द को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करूंगी। वो मार्ली को अपनी तरफ माइल करने में नाकाम रहा। बाबा साहब के दायरे से ताल्लुक़ रखने वाले सुराग रसां दुनिया के हर मुल्क और शहर में थे। वो हर मुल्क के सियासतदानों और मुजरिमाना ज़हन रखने वालों के दरमियान घुसकर उनके ख्यालात पढ़कर उनके अंदरूनी राज मालूम करते रहते थे। उन्होंने सोनिया को बताया था कि जिम काफ दोहरी ज़िंदगी गुजार है। वह ज़ाहिर एक अमीर मोअज़्ज़ज़ शहरी है, मगर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। उन्होंने ये भी बताया वो एक कद्दावर सेहतमंद बॉडी बिल्डर है, योगा का माहिर है। उसके दिमाग में बराह रास्त नहीं पहुंचा जा सकता। अगर इजाज़त हो तो उसे आर्जी तौर पर दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला किया जाए। सोनिया ने कहा था ऐसा ना करो, मैं उसे अपने तौर पर काम लूँगी। और अब उसने इस काम की इब्तदा की थी। मार्ली को अगवा किया था और उसे सैरज़ादा करके लंदन जाने पर माइल कर रही थी। उसने मुझसे कहा तुम मेरी आदत जानते हो, मैं दुश्मनों से खुद उलझने में वक्त ज़ाया नहीं करती। अब वो जिम काफ के साथ यहाँ वापस आएगी और जिम काफ एक मजबूत महाज मिलते ही नानाका और यहाँ के दूसरे अंडरवर्ल्ड वालों से निमटने लगेगा। हम दूर से तमाशा देखते रहेंगे। अच्छी प्लानिंग है, मगर मैं बहुत अरसे बाद एक्शन में आया था। तुम मुझे फिर आराम तलब बना रही हो। दूर से तमाशा देखने का मतलब ये नहीं है कि हम आराम फरमाते रहेंगे। असल लड़ाई दिमाग से होती है। हम दिमागी जंग लड़ेंगे। मैं अपनी सारी प्लानिंग बता चुकी हूँ। अब उन दोनों सैमुराई की खबर लो। एक को तुम हैंडल करो, दूसरे को मैं करूँगी। देखते हैं कि हम उन तमाम अंडरवर्ल्ड वालों के तरफ कितनी दूर तक मजबूत जाल बिछा सकते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी डिनर का वक्त नहीं हुआ, कुछ सैंडविचेज़ मंगवा लो। हम डिनर के वक्त डाइनिंग हॉल में जाएंगे। उसने फ़ोन के ज़रिए सैंडविचेज़ और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद हमारी मतलूबा चीज़ें आ गईं। मुलाजिम चला गया। हम खाने और कॉफ़ी पीने के दौरान में ख्याल ख्वानी करने लगे। वो दोनों सैमुराई नानाका के महल में थे। अपने आका की अदम मौजूदगी में इस महल के मुहाफिज बने हुए थे। यूं तो नानाका के दर्जनों मुसल्लह मुहाफिज महल के अंदर और बाहर थे, लेकिन वो दो सैमुराई अपने आका के मोतमद खास थे। वह नहीं जानते थे कि उनका आका कब वापस आएगा। उनके ख्यालात ने बताया कि उनके आका के अलावा दो गॉड फादर हैं, उनके आपस में गहरी दोस्ती है और तीन बदनाम ज़माना मुजरिम उनके मुशीर खास हैं। उन सब के बारे में ये मालूम हुआ कि वो बहुत अहम ज़रूरत के वक्त एक दूसरे से मिलते हैं, वरना फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू करते हैं। अगर नानाका मौजूद ना हो तो उसके खास सैमुराई के ज़रिए पैगाम देते हैं। वो लोग किसी और से इसलिए बात नहीं करते कि उनमें से कोई भी योगा का माहिर नहीं है। हमने उनके ख्यालात को कुरीदना शुरू किया। ये मालूम किया कि वो सैमुराई सिर्फ उनका फ़ोन अटेंड करते हैं या कभी खुद भी उनसे फ़ोन पर कोई ज़रूरी बात करते हैं। मालूम हुआ जब उनका आका उन्हें हुक्म देता है कि उनसे फ़ोन पर रब्ता किया जाए और उसका पैगाम पहुँचाया जाए, तब वो उनसे रब्ता करते हैं। मैंने सोनिया से कहा, मैं एक सैमुराई के ज़रिए उस बदनाम ज़माना मुजरिम की आवाज़ें सुनूंगा। तुम इतनी देर से मार्ली को भूली हुई हो, उसकी खबर लेना चाहिए। मेरे मातहत उसे संभाल रहे हैं। वैसे तुम्हें अहम मुजरिमों तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है, तुम उनकी खबर लो। मैं मार्ली के पास जा रही हूँ। अब मैं अपना जिक्र बाद में करूंगा। पहले ये बता दूं कि सोनिया का खास मातहत उसके अंदर मौजूद था। जब उसके चारों गार्ड्स 2 सीटर जहाज़ और हेलीकॉप्टर लेकर हांगकांग प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी में पहुंच गए तो उसके 1 घंटे बाद उस मातहत ने मार्ली को फ़ोन करने पर माइल किया। वो राब्ता होने के बाद अपने एक गार्ड से बोली, मैं वापस आ गई हूँ, साली कॉटेज में हूँ, यहाँ चले आओ। वो चारों गार्ड्स उसके पास पहुंच गए। अब उसके साथ मैं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन किसी गार्ड में यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो मुझे कहाँ छोड़कर चली आई है। मार्ली मुझे यकसर भुला चुकी थी। उसे याद नहीं रहा था कि फरहाद अली तैमूर उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। उसने लंदन के एक मुतल्लिका अफसर से कहा, मैं बड़ी राजदारी से लंदन जाना चाहती हूँ, अपना पासपोर्ट भेज रही हूँ। कल तक तमाम ज़रूरी कागजात तैयार करा के किसी भी फ़्लाइट में मेरी सीट रिज़र्व करवा दें। तुम्हें राजदारी और खिदमत के सिले में $50,000 मिलेंगे। सोनिया ने अपने दो खास मातहतों से कहा, कल तक उसकी रवानगी के सारे इंतजामात हो जाएंगे, मैं जा रही हूँ। उसके दिमाग में मुसलसल रहना ज़रूरी नहीं, कभी कभी आते जाते रहो, ताकि हमारी तवक्को के खिलाफ कुछ होगा तो हमें बर वक्त इल्म हो जाएगा। वो दिमागी तौर पर मेरे पास हाजिर हो गई। मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए उन बदनाम ज़माना मुजरिमों तक पहुँच रहा था।
पारस ने खूब चक्कर चलाया था। उसने वो काम कर दिखाया था जो दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। वो 6 फुट का जवान था। उसने अपने कद को 6 इंच घटा दिया था, 5.5 फुट का हो गया था। कोई सुनने वाला तो क्या, देखने वाला भी उसे अपने सामने आंखों से देखकर यकीन नहीं कर सकता था कि वो 6 इंच घट गया। लेकिन जवाद की वो गैर मामूली अंगूठी ऐसी थी कि जिसे मुसाफिया करने के बाद पारस झूठ नहीं बोल सकता था, सच बोलने पर मजबूर हो जाता था। वो 5.5 फुट का पारस वाकई एक नमी था। वो जवाद से मुसाफिया करते ही सच बोलने वाला था, लेकिन पारस ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। वह डमी कुछ ना बोल सका। पारस ने उसकी जुबान से कहा, मैं पारस हूं, मेरा कद और कम हो जाए तब भी पारस ही रहूंगा। जवाद और एल्पा को यकीन करना पड़ा कि वो अंगूठी के जेरे असर सच बोल रहा है। तब एल्पा ने उसे दिलो जान से कबूल कर लिया। वो उसके साथ फिर से एक नई जिंदगी गुजारना चाहती थी। जवाद से रुखसत होने के बाद वो उसे अपने साथ फार्म हाउस के कॉटेज में ले गई। उसके जाने के बाद पारस ने करोना से कहा, अब तुम्हारी मालकन सुबह तक पारस के साथ मसरूफ रहेगी, उसे तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा। अब तुम मुझसे मुलाकात कर सकती हो। किस होटल में हो, कमरा नंबर बताओ। सब बता दूंगा, पहले इस तकरीब से निकल कर आओ। पहले तुमने कहा था यहाँ मौजूद हो और दूर ही दूर से मुझे देख रहे हो, अब कह रहे हो कि होटल में आओ। सच क्या है, तुम कहाँ हो? मैं होटल में हूँ, ये सच है, और मैं ख्याल ख्वानी के जरिए इस तकरीब में मौजूद हूँ, ये भी सच है। इसका मतलब है ख्याल ख्वानी के जरिए तुमने मेरी सूरत नहीं देखी है। तुम यहाँ आओगी तो देख लूंगा। मैं होटल स्टार लाइट के कमरा नंबर 302 में हूँ। वो बोली, मैं कल सुबह आऊँगी। फिर तो रात गई बात गई होगी। मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाकर आराम करूंगी। मैं तो तुम्हें इतना आराम पहुंचाऊंगा कि सारी जिंदगी याद करती रहोगी। तुम खुद को इतना चालाक क्यों समझती हो? तुमने बड़ी हेरा फेरी से मेरा पता पूछ लिया ताकि सुबह होने से पहले ही अपनी हिकमत अमली से मुझे ट्रैप कर सको। अपनी उम्र देखो और सोचो कि कितनी ऊंची छलांग लगाना चाहती हो। मैं तुम्हें अपने अंदर रहकर बातें करने का मौका दे रही थी और तुम मेरे ख्यालात पढ़ रहे थे। इतनी अकल मुझे भी है, लेकिन अब तुम्हें अपने दिमाग में आने नहीं दूंगी। उसने सांस रोक ली। पारस उसके दिमाग से निकल आया। वो उसके अंदर अपनी आवाज़ और लबो लहजे में बोल रहा था। वो एल्पा की मामूल थी, सिर्फ उसके लबो लहजे को महसूस नहीं करती थी। करोना ने दोबारा सांस लेकर इंतजार किया। उसे पारस की लहरें महसूस नहीं हुई। वह मुतमईन हो गई कि उसने पारस को भगा दिया है। वह एल्पा का लबो लहजा इख्तियार करके उसके अंदर पहुंच गया। वो सोच रही थी, पता नहीं पारस ने अपना सही पता बताया था या नहीं। मुझे उसे फांसने की हमाकत नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना ही दानिशमंदी है। वो कार में बैठकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने लगी। पारस उसके चोर ख्यालात से उसका पता ठिकाना और फ़ोन नंबर वगैरह मालूम कर चुका था। वो उससे पहले ही वहां पहुंच गया। वो अपने पर्स में से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोलने लगी। वो उसके पीछे आ गया, फिर उसके साथ अंदर पहुंच गया। वो उसे देख सकती थी लेकिन गायब दिमाग थी। अपने बेडरूम में आकर अलमारी के पास गई। उसने उसके दिमाग को कुछ ढील दे दी। उसे महसूस हुआ जैसे वो बेख्याली में दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम तक आई है। वो अलमारी से रात को पहनने का एक लिबास निकालकर बेड के पास आई। वो उसके पीछे था। उसने उसकी सोच में कहा, यहाँ चेंज नहीं करना चाहिए, कोई देख रहा है। उसने अपने तौर पर सोचा, यहाँ कौन है जो मुझे देखेगा? इस बार उसके हुस्न का जलवा देखकर वो अपने लबो लहजे में बोला, बड़ी भरपूर हो, जिम्नास्टिक के कमालात सीखती रही हो, इसलिए ऐसा शानदार बदन है। वह शदीद हैरानी से पलट गई। पारस को देखते ही चीख मारकर पीछे गई, फिर बिस्तर पर गिरकर अपने आप को उतारे हुए लिबास में छुपाने लगी। दूसरी बार चीख कर बोली, कौन हो तुम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, घबराहट के बाइस मेरी आवाज़ और लहजा नहीं पहचान रही हो? उसने दीदे फाड़ फाड़ कर उसे देखा, फिर बेयकीनी से बोली, तुम पारस हो? तुम मुझे फांसना चाहती थी, मैं खुद ही फांसने आ गया हूँ। वो जल्दी जल्दी लिबास पहनते हुए बोली, आई से गेट आउट। तुम तहजीब और शराफत नहीं जानते, एक लड़की की इजाज़त के बगैर यहाँ घुस आए हो। अगर मैं तुम्हारी आमिल एल्पा के लबो लहजे में तुम्हारे अंदर ना रहता, मेरी जगह कोई और पंछी होता, तो तुम अपनी तहजीब और शराफत का नमूना उसे दिखा चुकी होती। वो पीछे हटकर बोली, तुमने क्या कहा? तुम मैडम एल्पा के लबो लहजे में चुपचाप मेरे अंदर आते रहे हो। तुम कैसे जानते हो कि वो मेरे अंदर आने के लिए कौन सा मखसूस लहजा इख्तियार करती हैं? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। तुम अपनी बात करो। तुम्हारी ये शदीद ख्वाहिश है कि तुम एल्पा के शिकंजे से निकल जाओ। तुम बहुत खुदसर हो, आज़ादी और खुद मुख्तारी चाहती हो, किसी के ज़ेर असर रहना तुम्हें गवारा नहीं। क्या मैं सच कह रहा हूँ? सच है, मगर तुम ये बातें क्यों कर रहे हो? कुछ बातें समझाए बगैर समझ लिया करो। मैं तुम्हें एल्पा की हुक्मरानी से निजात दिला सकता हूँ। कैसे निजात दिलाओगे? मुझे हिप्नोटाइज करोगे, एल्फा के अमल को मिटा दोगे, लेकिन खुद मेरे हुक्मरान बन जाओगे। आसमान से गिरने वाला खजूर में अटकता है। तुम जितनी ऊंची छलांग लगा रही हो, उसका नतीजा तो इसी तरह सामने आना था। कुछ भी हो, तुम मुझे हिप्नोटाइज नहीं करोगे। तुम बहुत खतरनाक हो। मैंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। मैं मैडम की ताबे बनकर रहना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारे जेर असर नहीं रहूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हिप्नोटाइज नहीं करूंगा। ख्वामखा हिप्नोटाइज करने में वक्त ज़ाया होगा। मैं एल्पा के लबो लहजे में इसी तरह आता जाता रहूँगा। इस तरह तुम एल्पा के अलावा मेरे भी ज़ेर असर होगी। इस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो देख रही थी कि पारस उसे हिप्नोटाइज किए बगैर ही उसके अंदर चलाता है। उसने कहा, अच्छी तरह सोच लो, अगर मैं तुम पर तनवीमी अमल करूंगा तो एल्पा कभी तुम्हारे अंदर नहीं आ सकेगी।
वह परेशान होकर बोली, तुम कहाँ से मेरे अंदर आ गए हो? मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। दानिशमंदी से फैसला करो। मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़कर तुम्हारे अज़ाइम को समझा है। तुम्हारा एक अज़म यह है कि कभी किसी के ज़ेरे असर नहीं रहोगी, और जिस तरह एल्बा टेलीपैथी के ज़रिए अपना नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी है और एक तवील अरसे से इसराइल में हुक्मरानी करती आ रही है, उसी तरह तुम भी तनहा आज़ादी और खुद मुख्तारी से हुकूमत करना चाहती हो। हाँ, ये मेरे अज़ाइम है, मगर उड़ने से पहले ही तुम पर काट रहे हो। तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें शह पर बना रहा हूँ। एल्बा तो एक छोटे से मुल्क इसराइल में हुकूमत कर रही है। मैं तुम्हें किसी बड़े मुल्क की हुक्मरान बना सकता हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी कनीज़ बनकर रहना होगा। मैं कहीं हुकूमत करूंगी मगर तुम्हारे शिकंजे में रहूंगी। हुकूमत करने वाली औरत पूरे मुल्क में ज़बरदस्त बनकर रहती है, मगर किसी एक मर्द के ज़ेरे दस्त रहती है। मैं कहीं की हुक्मरानी नहीं चाहती, यहाँ से चले जाओ, वरना भी मैडम को अपने अंदर बुलाऊंगी, वह मुझे तुम्हारे तनवीमी अमल से बचाएंगी। पारस ने परेशानी जाहिर की और कहा, यह हमारी आपस की बात है। एल्बा को मेरे बारे में कुछ ना बताओ। मैंने बड़ी मुश्किलों से उससे पीछा छुड़ाया है। जब उसे मालूम होगा कि मैं तुम्हारे पास हूँ तो ये फ्रॉड खुल जाएगा कि उसके पास डमी पारस है। वो बोली, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। थैंक्स गॉड, मैं मैडम के जरिए तुमसे पीछा छुड़ा सकती हूँ। अब यहाँ से जाओ, मैं मैडम से बात करने वाली हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, मगर वादा करो मुझे डमी पारस के बारे में कुछ नहीं बताओगी। मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो मेरे चोर ख्यालात से मालूम कर लेंगी। जब कभी तुम पर शुबा होगा तब वो चोर ख्यालात पड़ेंगी। तब तक तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। ठीक है, मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से जाओ। वह शिकस्त खुर्दा अंदाज में सर झुकाकर जाने लगा। ऐसे वक्त कोरोना के अंदर मौजूद रहा, वो उसके पीछे आ रही थी। जब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसके चोर ख्यालात ने बताया था कि अभी वह अल्पा से रब्ता करेगी, वरना पारस अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने दरवाज़ा बंद करते ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। पारस ने उसकी परवाज़ को अपने दिमाग में पहुंचाया। फिर अल्पा के लबे लहजे में बोला, क्या बात है कोरोना, क्यों आई हो? मैडम, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जो पारस आपके पास है वो डमी है। ये क्या कह रही हो? तुम कैसे कह सकती हो कि ये डमी है? मैडम, असली पारस अभी मेरे पास आया था, मैंने उसे भगा दिया है। नहीं कोरोना, कोई दुश्मन तुम्हारे पास पारस बनकर आया होगा। असली पारस मेरे साथ है। प्लीज़ आप मेरी बात का यकीन करें, वो आपका मखसूस लबो लहजा इख्तियार करके मेरे अंदर चलाता है। वो मुझे किसी वक्त भी हिप्नोटाइज कर सकता है, मुझे आपसे छीन सकता है। प्लीज़ मेरे पास आएँ और मेरे दिमाग को दोबारा लॉक करें। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर मुसल्लत हो जाए। तुमने मुझे बर वक्त इतला दिया, अब वो असल पारस हो या कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन हो, मैं उन सब का रास्ता बंद कर दूंगी, तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दूंगी। जाओ बेड पर आराम से लेट जाओ। वो अपने बेडरूम में वापस आकर बिस्तर पर आराम से लेट गई, अपने बदन को ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली। पारस ने थोड़ी सी देर में उसे थपक थपक कर सुला दिया, फिर उस पर तनवीमी अमल करने लगा। वो तीनों बदनाम ज़माना मुजरिम अंडरवर्ल्ड के गॉड फादर्स के मुशीर खास थे। उन नाकाबिले गिरफ्त मुजरिमों का जिक्र हो चुका है। उनमें से एक आयरन मैन फौलादी इंसान कहलाता था, दूसरा खुद को द किलर कातिल कहता था, और तीसरे को द विनर जीतने वाला कहते थे। वह तीनों ऐसे फखरिया नाम रखने में हक बजानिब थे, क्योंकि आज तक अपने नाम के मुताबिक काम करते रहे थे। उनमें से आयरन मैन ने सैमुराई से फ़ोन पर गुफ्तगू की। इससे पहले भी कई बार गुफ्तगू कर चुका था। उसे एतमाद था कि वह नानाका का खास बॉडीगार्ड सैमुराई है और योगा का माहिर है। कोई भी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उसके जरिए उन तीनों तक नहीं पहुंच सकेगा। वो इस एतमाद से फ़ोन पर बोलता रहा और मैं सुनता रहा। सैमुराई ने ऐसे पैगाम दिया था कि उनका आका मैडम मार्ली से दोबारा शिकस्त खाने के बाद बहुत परेशान हो गया। वो कल सुबह 6 बजे इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए उनसे रब्ता करेगा। आयरन मैन ने कहा, हम कई बरसों से तुम्हारे आका के कामयाब मुशीर साबित होते रहे हैं, कभी किसी दुश्मन के सामने सर झुकने नहीं दिया। ब्रिटिश चाइना के दौर में हांगकांग के हुक्मरान नानाका से मरूब रहा करते थे। सैमुराई ने कहा, हमें पता है तुम तीनों ने हमेशा हमारे आका का बोलबाला रखा है, लेकिन अब तुम्हारा आका हमसे ज़्यादा उन टेलीपैथी जाने वालों पर भरोसा करने लगा है। हमने मशवरा दिया था कि मार्ली फरहाद से दोस्ती कर चुकी है, फिलहाल उस औरत से दूर रहा जाए, अभी कोई कार्रवाई ना की जाए। लेकिन तुम्हारे आका ने उन चार ख्याल ख्वानी करने वालों को हमसे ज़्यादा अहमियत दी और इसका नतीजा सामने है। सैमुराई ने कहा, सुबह हमारे आका से रब्ता हो तो आप उन्हें यह बात समझा सकते हैं। सैमुराई ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं आयरन मैन के अंदर रह गया। वो और उसके दोनों साथी ऐशो इशरत के आदी थे, शराब को पानी की तरह पीते थे। यही वजह थी कि छुप कर रहते थे, बड़ी मोहतात ज़िंदगी गुजारते। उन्होंने नानाका से कहा था, तुम बेशक उन टेलीपैथी जानने वालों से दोस्ती करो, मगर कभी अपने और हमारे दिमाग में आने का मौका ना दो, वरना वो पलक झपकते ही अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बन जाएंगे और हमें दिमागी मरीज बना देंगे। नानाका उनके इस मशवरे पर अमल कर रहा था। वह तीनों उसके टेलीपैथी जानने वाले साथियों से महफूज थे, लेकिन ऐसे बकरों को कभी ना कभी टेलीपैथी की छुरी तले आने ही पड़ता है, और वो आ गए थे। मैं खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ता रहा।
फिर उसके ज़रिए मैंने उसके दोनों साथियों द किलर और द विनर की आवाज़ें भी सुनी। उनके भी ख्यालात पड़े। वो तीनों एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। किसी एक पर मुसीबत आती तो बाकी दो साथी उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, मुसीबत लाने वालों की ज़िंदगी हराम कर देते। आयरन मैन अपने बेड पर सोने जा रहा था। मैंने उसे एक पल के लिए गायब दिमाग बनाकर यह सोचने पर मजबूर किया कि उसने बाहर कोई आहट सुनी है। ऐसे मुजरिम अपने साय से भी मोहतात रहते थे। वो बेडरूम से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ आया। वो सोने से पहले दरवाज़ों और खिड़कियों को मुकफ्फल कर लेता था। उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना। मैंने फिर उसे गायब दिमाग बनाया। उसने एक हाथ से दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी, फिर पहले की तरह दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो गया। मैंने उसके दिमाग को ढील दी तो उसे ऐसा लगा जैसे बाहर से किसी ने दस्तक दी है। वो चलकर एक कदम पीछे आ गया, तेजी से दौड़ता हुआ अपने कमरे में आया। वहां से एक गन लेकर वापस दरवाजे के पास आकर गरज कर बोला, कौन है? कोई होता तो जवाब मिलता। बाहर खामोशी रही। उसने बाहर बरामदे वगैरह की लाइट्स ऑन कर दी ताकि कोई छुपा हो तो रोशनी होते ही भाग जाए। मैंने उसके दिमाग में भागते हुए कदमों की आवाज़ें पैदा की। वो कान लगाकर सुनता रहा। फिर वो आवाज़ें मासूम हो गईं। वो परेशानी से सोचता हुआ एक एक दरवाजे और एक एक खिड़की की तरफ जाकर इन्हें चेक करने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ तो कानों में खतरे की घंटियां बजने लगीं। उसने बेडरूम में आकर मोबाइल फ़ोन के जरिए द किलर से रब्ता किया। उसे बताया कोई नामालूम दुश्मन उसके दरवाजे तक आया था। ऐसा कौन है? क्या वो मुझे आयरन मैन की हैसियत से जानता है? द किलर ने कहा, हम बहुत मोहतात रहते हैं। नशे के इतने आदी हैं कि मदहोशी में भी अपना कोई राज जुबान पर नहीं लाते। ये ख्याल दिल से निकाल दो कि कोई हमारी असलियत जानता है। तुम ठीक कहते हो। हांगकांग तो मुजरिमों का गढ़ है। शायद कोई मुजरिम डकैती की वारदात करने आया होगा। मैंने बाहर की लाइट ऑन की तो भाग गया। उसने फ़ोन बंद कर दिया, फिर सोचने लगा। लेकिन उस आने वाले ने तो दरवाजे पर दस्तक दी थी। क्या वो इतना अहमक था कि दस्तक देकर डाका डालना चाहता था? अगर वो दिलेर था और असलहे से लैस था तो फिर रोशनी होते ही क्यों भाग गया? ये क्या मामला है? मुझे कुछ और पीनी होगी। खुद को सोचने और गौर करने के काबिल बनाना होगा। पहले वो पीने के बाद सोने जा रहा था, फिर एक बार पीने बैठ गया। दूसरी तरफ द किलर अपने मामूल के मुताबिक पीने के बाद सो गया। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग पर कब्जा जमाया। वो उठकर बैठ गया। सरहाने से मोबाइल फ़ोन उठाकर आयरन मैन के नंबर 5 किए। फिर राब्ता होने पर आवाज़ और लहजा बदल कर बोला, हेलो आयरन मैन, क्या आज कुछ ज़्यादा पी रहे हो? आयरन मैन ने पूछा, तुम कौन हो? ये कैसे जानते हो कि मैं इस वक्त पी रहा हूँ? जब मैं तुम्हें आयरन मैन कह रहा हूँ तो फिर समझ लो तुम्हारे अंदर की तमाम बातें जानता हूँ। अभी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक हुई थी, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं फ़ोन के ज़रिए तुम्हारे पास आया हूँ। फ़ोन बंद करोगे तो किसी तीसरे रास्ते से आ जाऊँगा। वो गुस्से से बोला, तुम इतने पुरस्कार क्यों बन रहे हो? ये क्यों नहीं बताते कि कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता था, मगर तुम तीनों ख्वामखा हमसे दुश्मनी करने लगे हो। नानाका से मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ बोलने लगे हो। नानाका, तुम तीनों बाएतमाद मुशीरों को हमारे सामने अहमियत नहीं दे रहे। तुम्हें इस बात का बहुत गुस्सा है? आयरन मैन ने हैरानी से कहा, ओ गॉड, तुम उन 4 टेलीपैथी जानने वालों में से कोई हो। मगर मगर तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? द किलर ने फ़ोन बंद कर दिया। वो नींद में था। मेरी मर्जी के मुताबिक बोलता रहा था। मैंने उसे दोबारा सोने के लिए छोड़ दिया। उधर आयरन मैन फ़ोन पर चीख रहा था, हेलो हेलो, तुम खामोश क्यों हो गए हो? बोलते क्यों नहीं? मैंने उसके अंदर कहा, हम बोलने के लिए फ़ोन के मोहताज नहीं हैं। शदीद हैरानी के बायस फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उस पर जैसे सख्ता तारी हो गया था कि वो टेलीपैथी जानने वाले दुश्मन उसके अंदर घुस आएंगे। फिर वह बेबसी से बोला, तुम मुझे दुश्मन ना समझो। तुम चारों टेलीपैथी जानने वाले मार्ली पर दोबारा हमला करने के बाद भी नाकाम रहे। मैंने इन नाकामियों पर अपनी राय पेश की थी। नानाका को समझाया था कि फरहाद की मौजूदगी में उस औरत पर हमले ना किया जाए। तुम तीनों साथी नानाका को अब तक बहुत समझाते और मशवरे देते आए हो। कब तक मुशीर बनकर रहोगे? अब छुट्टी करो। ठीक है, तुम चाहते हो तो हम नानाका से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उससे दूर चले जाएंगे। मैंने पूछा, कितनी दूर जाओगे? हम यूरोप या अमेरिका चले जाएंगे। ये तो बहुत करीब है। टेलीफोन के बटन दबाते ही मशवरों का लेन देन शुरू हो जाएगा। इतनी दूर जाओ जहाँ से कोई राब्ता ना हो सके। वो घबरा कर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रह सकता हूँ। चाहो तो अपना मामूल बना लो। मैं तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। हमारे पास तुम जैसे गुलामों की कमी नहीं है। मैं 10 मिनट के लिए जा रहा हूँ। वापस आऊँ तो मुझे तुम्हारे दिमाग में जगह नहीं मिलना चाहिए। इसकी 2 ही सूरतें हैं, या तो अपने दिमाग को लॉक करो या मुर्दा बना लो। दोनों सूरतों में मेरी सोच की लहरें तुम्हारे अंदर नहीं आएंगी। वो चीखता हुआ उठकर खड़ा हो गया। खला में तकते हुए कहने लगा, अभी ना जाओ, मेरी बातें सुन लो। जिस तरह भी चाहो मुझसे समझौता कर लो, मेरी जान के दुश्मन ना बनो। मैं खामोश रहा। जवाब ना मिलने पर उसने नीचे पड़े हुए फ़ोन को उठाकर नंबर 5 किए। दूसरी तरफ द किलर सो रहा था। फ़ोन की आवाज़ पर उठ गया। इसे ऑन करके कान से लगाकर बोला, हेलो हेलो, मैं आयरन मैन बोल रहा हूँ। हमारी मौत आ गई है।
वो चारों टेलीपैथी जानने वाले नानाका के साथ ही हमारा पता ठिकाना फ़ोन नंबर मालूम कर चुके हैं। उसने 10 मिनट की मोहलत दी है। मेरे दिमाग में आएगा और मुझे मार डालेगा। मुझे बचाओ, किसी तरह मुझे बचाओ। द किलर ने हैरानी से पूछा, वो टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे दिमाग तक कैसे पहुंच गए? तुम फौरन नानाका से राब्ता करो, उन चारों को दुश्मनी से बाज रखो। इस वक्त नानाका ही तुम्हें बचा सकता है। आयरन मैन ने नानाका के प्राइवेट नंबर पंच किए, फिर कान लगाकर सुनने लगा। थोड़ी देर बाद नानाका की आवाज़ सुनाई दी। वो झुंझला कर बोला, कौन है? क्यों इतनी रात को परेशान कर रहे हो? नानाका, मैं आयरन मैन बोल रहा हूँ। तुम्हारी वो चारों टेलीपैथी जानने वाले मेरे दिमाग में पहुंच गए हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा है कि हम उनकी नाकामियों के खिलाफ तुमसे बोल रहे हैं। उसने 10 मिनट की मोहलत दी है। ये मोहलत खत्म हो रही है। वो आते ही टेलीपैथी के जरिए मुझे मार डालेगा। ये कहते वक्त आयरन मैन ने अपना रिवॉल्वर उठा लिया, इसकी नाल अपनी कनपट्टी से लगा ली, फिर ट्रैगर पर उंगली रखते हुए कह रहा था, मुझे बचाओ, किसी तरह बचाओ। उन चारों को फौरन अपने पास बुलाओ, मैं मरना नहीं चाहता। नानाका, मैंने बरसों तुम्हारी खिदमत की है, मुझे बचाओ। नहीं नहीं नहीं। ट्रैगर पर उंगली का दबाव बढ़ गया। रात के सन्नाटे में ठाए से गोली चलने की आवाज़ गूंजने लगी। ये गूंज फोन के जरिए नानाका तक पहुंची। उसने चीख कर पूछा, क्या हुआ? किसने गोली चलाई है? आयरन मैन, तुम खैरियत से हो? हेलो हेलो। अब हेलो कहने से वो हिलने वाला नहीं था, हमेशा के लिए साकित हो चुका था। पोरस ने आर्जी तौर पर शिवानी से अलहदगी इख्तियार की थी। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन उसे बेखबर नहीं था। वो देख रहा था कि वो बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है। पहले तो ये उलझन थी कि उसका शौहर आंद्रे है या घनश्याम। घनश्याम उसे अपनी शरीक हयात साबित करने पर तुला हुआ था और आंद्रे उसका शौहर कहलाने से इनकार कर रहा था। फिर वो किसके बच्चे की मां बनने वाली थी, जबकि घनश्याम उसे कंवारी दुल्हन कहता था। आखिर हांगकांग के रजिस्ट्रार ऑफिस से शादी के कागजात मंगवाए गए। तब यह भेद खुला कि उसकी शादी पोरस से हुई थी और वो पोरस को आंद्रे कह रही थी। स्कॉटलैंड यार्ड की अदालत में उसका मुहासबा किया गया। उससे पूछा गया, तुम हांगकांग में पोरस के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस गई, उसके साथ शादी के कागजात पर तुमने दस्तखत किए, फिर पोरस को अब तक आंद्रे कहकर हमें क्यों धोखा दे रही हो? शिवानी ने जवाब दिया, मैं खुद धोखा खाती रही हूँ। वो अपना नाम पोरस नहीं आंद्रे बताता रहा। उसने पोरस के नाम से शादी की, तुमने निकाह नामे में पोरस का नाम पढ़ा, फिर उसे ये क्यों नहीं पूछा कि वो खुद को आंद्रे क्यों कह रहे? मुझे निकाह के कागजात देखकर अब मालूम हो रहा है कि उसका नाम पोरस है। मैं अब तक उसकी असलियत से बेखबर थी। मैंने शादी की खुशी में निकाह नामे को नहीं पढ़ा था और ना ही उसके नाम पर तवज्जो दी थी। मैं तो ये जानती थी कि मेरे साथ आंद्रे आया है, आंद्रे के साथ निकाह हो रहा है, इसलिए मैंने दस्तखत कर दिए। एक आला ओहदेदार ने सवाल किया, क्या पोरस ने तुम्हें हैप्नोटाइज किया है? नहीं, पोरस ने मुझ पर कोई ऐसा अमल नहीं किया है। आप शायद ये समझ रहे हैं कि मैं उससे सैरज़दा रहती हूँ। वो जो कहता है उस पर अमल करती हूँ, मगर ये दुरुस्त नहीं है। मैं उसकी मामूल नहीं हूँ, सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बीवी की हैसियत से रहती हूँ। तुम उससे मोहब्बत करती हो, फिर उसने धोखा क्यों दिया? वह अपना नाम, अपनी असलियत तुमसे क्यों छुपाता रहा? मैं अपना निकाहनामा पढ़ने के बाद खुद हैरान हूँ कि मैं पोरस की बीवी और फरहाद अली तैमूर की बहू बन चुकी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पोरस ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई थी। एक और आला ओहदेदार ने कहा, शिवानी, तुम स्कॉटलैंड यार्ड की बहुत ही ज़हीन और चालाक जासूस तस्लीम की जाती हो। हमारी अकल नहीं मानती कि तुम धोखा खा रही हो। एक बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि पोरस ने तुम्हें अपनी मामूल बनाया, इसलिए तुम उसकी असलियत से बेखबर रही हो। मैं नहीं मानती, कोई मेरे जहन को तस्खीर नहीं कर सकता। ये सोचना भी अपनी तौहीन समझती हूँ कि पोरस या कोई भी टेलीपैथी जानने वाला मुझे अपना मामूल बनाएगा और मैं बन जाऊंगी। तुम इतने यकीन से कह रही हो तो फिर हम मान लेते हैं कि तुम उसकी मामूल नहीं हो, उससे सैरज़दा नहीं हो और पूरी हाजिर दिमागी से उसे पोरस समझती रही हो, लेकिन हमारे सामने उसकी असलियत छुपाकर उसे आंद्रे कहती रही हो। मैं कह चुकी हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है, अपना नाम आंद्रे बताता रहे। वह तुम्हें धोखा क्यों देगा? वह तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि तुम्हें अपने बच्चे की माँ बना रहे। मोहब्बत और एतमाद का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उसने ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा तुम्हें दिया है, फिर भी तुम उसे धोखेबाज कह रही हो। उसने दुनिया की सबसे अहम चीज़, सबसे अहम नक्शा तुम्हारे जरिए हमारे पास क्यों पहुंचा है? हमें तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश साफ दिखाई दे रही है। दूसरे अहदेदार ने कहा, और शिवानी, तुम इस साजिश में शरीक हो। तीसरे अहदेदार ने कहा, तुम्हें बाबा साहब के दायरे से बहुत बड़ी ऑफर दी गई है। तुम्हें फरहाद अली तैमूर के खानदान की बहू बनाया गया है। तुम्हारे लिए इससे बड़ा एजाज़ और क्या हो सकता है? तुम उनकी साजिश में शरीक हो गई। तुमने उनकी प्लानिंग के मुताबिक पोरस की असलियत छुपाई और अपने शौहर का नाम आंद्रे बताकर वो नक्शा पेश करके हमारा एतमाद हासिल किया। एक फर्जी आंद्रे का कारनामा बयान किया कि उसने जान जोखिम में डालकर वो नक्शा हासिल किया। एक और ओहदेदार ने कहा, जबकि ट्रांसफार्मर मशीन के ऐसे नक्शे बाबा साहब के दायरे के स्टोर रूम में सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में पड़े होंगे। तुम वहाँ से नक्शे की माइक्रोफिल्म मंगवा कर हमारे पास ले आई। एक और ओहदेदार ने कहा, और हम खुश होते रहे कि तुमने हमेशा के मुकाबले में इस बार सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। दाना लोग कहते हैं कि किसी वफादार पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने उस मशहूर मारूफ खानदान की बहू बनने का एजाज़ हासिल करने के लिए अपनी बरसों की वफादारी और अपनी बेहतरीन खिदमात को खाक में मिला दिया है। हमारे इस इल्ज़ाम के जवाब में क्या कहती हो? उसने तमाम ओहदेदारों को देखते हुए कहा, जिसे मैं आंद्रे समझती रही, उस पोरस ने एक बार मुझे समझाया था
कि मैं आप जैसे ओहदेदारों पर भरोसा ना करूं। जब हालात बदलते हैं तो फिर किसी भी वफादार पर भरोसा नहीं किया जाता। एक वक्त आएगा जब तुम में से कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा, और मैं देख रही हूं कि मेरे साथ यही हो रहा है। तुम भरोसा दिलाओ, अपने खिलाफ इन इल्ज़ामात को गलत साबित करो, हम फिर तुम पर एतमाद करने लगेंगे। मेरी ये बात क्यों तस्लीम नहीं की जा रही है कि पोरस ने मुझे धोखा दिया है? मैं अब तक उसे आंद्रे समझती रही हूँ, लेकिन आप सब यही कह रहे हैं कि मैं किसी साजिश के तहत उसे आंद्रे कहती रही हूँ। उसने डायरेक्टर जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, आप मुझे अपना दस्ते रास्त कहते रहे हैं, मुझ पर अंधा एतमाद करते रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस बुरे वक्त में मुझ पर एतमाद करें। डायरेक्टर जनरल ने कहा, तुम पहले वाली हमारी शिवानी होती तो मैं अभी तुम्हारी हमायत में बोलता, मगर तुम तो फरहाद की बहू हो। दुश्मन की लॉबी में पहुंचकर कह रही हो कि एतमाद करूं। अगर तुम उनकी साजिश में शरीक नहीं हो तो किस मकसद के लिए मशीन का ये नक्शा हमारे पास लाई हो? मैं ये नहीं कहती थी कि मुझे यह नक्शा पोरस दे रहा है। मैं उसकी असलियत जानती तो उससे दोस्ती करती ना शादी। मैं तो उनके खिलाफ चीन में ट्रांसफार्मर मशीन तबाह करने और नक्शा चुरा कर लाने गई थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरे लिए वो नक्शा कोई आंद्रे नहीं चुरा रहा है, बल्कि पोरस मेरे साथ ये खेल खेल रहा है। तुमने पोरस से ये पूछा तो होगा कि वो तुम्हारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है? पोरस मुझसे रब्ता नहीं कर रहा है और मैं उसका पता ठिकाना और फ़ोन नंबर नहीं जानती हूँ। तुम्हारे पास 3 टेलीपैथी जानने वाले 3J हैं, वो ख्याल खानी के जरिए पोरस से रब्ता कर सकती हैं। शिवानी ने कहा, मुझे कल रात को मालूम हुआ कि मेरी शादी पोरस से हुई है। इस निकाहनामे को पढ़ने के बाद मेरी नींद उड़ गई। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं पोरस की बीवी हूँ। ये कैसे हो गया? मैं कैसे उसकी बीवी बन गई? ये उलझन दूर नहीं हो रही है। फिर मुझे यहाँ अदालत में हाजिर होना था। मैं पोरस से इसलिए भी रब्ता नहीं कर सकी कि 3J मुझसे रब्ता नहीं कर रहे थे। अगर वो अभी आएंगे तो अभी पोरस से बात करा सकेंगे। वह तीनों टेलीपैथी जानने वाले अब तुमसे रब्ता नहीं करेंगे। पिछली रात उन तीनों को हैप्नोटाइज कराया गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। आइंदा वो तुम्हारे मामूल नहीं रहेंगे। उन तीनों की वफादारी सिर्फ स्कॉटलैंड यार्ड के लिए होगी। वो बोली, ये नाइंसाफ़ी है। मैंने अपनी मेहनत से उन तीनों की वफादारियां हासिल की थी, आप उन्हें जबरन मुझसे छीन रहे हैं। मौजूदा हालात में हम जो बेहतर समझ रहे हैं वो कर रहे हैं। आज दोपहर अदालत में उन तीनों को पेश किया जाएगा। वो ख्याल ख्वानी के जरिए पोरस से रब्ता करेंगे। उसे कहा जाएगा, अगर वह तुम्हें बीवी मानता है और अपनी बीवी और बच्ची की बेहतरी चाहता है तो यहाँ अदालत में हाजिर हो जाए। जज ने कहा, दोपहर तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है। यह हुक्म दिया जाता है कि आखिरी फैसला सुनाने से पहले पोरस को यहाँ हाजिर किया जाए। अब 2 घंटे बाद अदालत में हाजिर होना था। शिवानी ने डायरेक्टर जनरल से कहा, मैं नहीं जानती थी कि पोरस मुझे क्यों धोखा दे रहा है। अब बात समझ में आ रही है। मैंने दावा किया था कि आप तमाम आला ओहदेदार मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं, मुझ पर किसी भी हाल में कभी किसी तरह का शुबा नहीं करेंगे। लेकिन पोरस मुझसे दूर होकर अमली तौर पर साबित कर रहा है कि मैं सिर्फ उसकी बीवी बनने के बायस नाकाबिल एतमाद बन गई हूँ। मेरी पिछली तमाम वफादारियाँ, मेरे तमाम कारनामे भुलाए जा रहे हैं। तुमने दुश्मनों से रिश्तेदारी की है, हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैंने जानबूझकर रिश्तेदारी नहीं की है, जानबूझकर की है। तुम नादान बच्ची नहीं हो कि सारी ज़िंदगी एक मर्द के साथ रहने के लिए उसके नाम से धोखा खाती रहोगी, पोरस को आंद्रे समझती रहोगी। क्या यह कोई मानने वाली बात है? वो झुंझलाकर स्कॉटलैंड यार्ड के गेस्ट हाउस में आ गई, दरवाजे को बंद करके बिस्तर पर आ गई। पोरस के बारे में सोचने लगी। उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर नफरत से नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अपना तन मन दे चुकी थी। उसके साथ दिन रात रहती आई थी। उसके प्यार का एक एक अंदाज उसके दिल पर नक्श था। उसके अंदर ये बात थी कि वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी है। टेलीपैथी के जरिए उसके लिए बहुत कुछ करता रहे। उसने 3J को ट्रैप करके उसका मामूल बना दिया था, लेकिन अब तीनों को उससे छीन लिया गया था।